हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ निधि पाराशर और बेटा मैं आपकी पीपीएस की क्लासेस ले रही हूँ और इस लेक्चर सीरीज में दिस इज आवर थर्ड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके टाइप्स और डिफरेंट फंक्शंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं वो मैंने कवर किया था। उस वीडियो में जाके आप उनको देख लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। और आज हम एल्गोरिथम्स, बेसिकली हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं बेटा। यूनिट 1 का जितना भी थियोरेटिकल कंसेप्ट है पहले हम उसको कवर कर रहे हैं और फिर उसके बाद हार्डली 1 या 2 लेक्चर के बाद हम कंप्लीटली सी प्रोग्रामिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में एल्गोरिथम्स लिखने बनाने के लिए आते हैं। सूडो कोड क्या होता है ये हमें समझना है आज। और हम कंसेप्ट ऑफ असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर, लिंकर, ये कुछ टर्म्स हैं जो आप आज अंडरस्टैंड करेंगे कि कंप्यूटर में इनकी प्लेस क्या होती है। जब हम अपने किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो इनका अलग अलग सिनेरियो में क्या काम होता है उसको आज हम समझेंगे। और साथ ही साथ ये मैं आपको बताऊंगी कि एकेटीयू में इन टॉपिक्स के ऊपर किस तरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो कि आपको किस तरह से इस कंटेंट को कवर करना है। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर में बेसिकली जब भी हमें कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों पढ़ते हैं? कंप्यूटर एक मशीन है, जैसा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था। कंप्यूटर को कुछ भी पहले से नहीं पता, कंप्यूटर सिर्फ प्रोसेस करना जानता है ना। और प्रोसेस भी वो किसके हिसाब से करेगा? इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से करेगा। तो जो यूजर, अगर यूजर को कोई काम कराना है तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है और हमें रिजल्ट्स देता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना है तो पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम डिजाइन करते हैं। सॉल्यूशन डिजाइन करने के बाद जब कंप्लीटली उसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये सॉल्यूशन ठीक है। जैसे मुझे किसी ने कहा कि आप ए और बी, दो नंबर्स हैं, उनको ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाइए, एक ऐसा कोड लिखिए जो दो नंबर्स को ऐड करे। हम उस कोड को कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर उसे रन करके हमें रिजल्ट देगा, है ना। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि डायरेक्टली मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखूं, जैसे मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। तो मैंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे रूल्स, सारे कंस्ट्रक्ट, सारे अलग अलग स्टेटमेंट राइटिंग मेथड्स को सीखा और उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम बनाया और फिर उस प्रोग्राम को टेस्ट किया मैंने कि वो प्रोग्राम ठीक चल रहा है या नहीं, है ना। उससे पहले, अगर उस प्रोग्राम को बनाने से पहले आप पेन पेपर पर अपनी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप एक उसका सॉल्यूशन डिजाइन कर लें, तो दैट सॉल्यूशन, दैट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम, जिसमें हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज नहीं करते। नॉर्मल इंग्लिश लाइक वर्ड्स में हम सिंपल लैंग्वेज में बस उस प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिख लेते हैं कि इस तरह ऐसे एक एक स्टेप के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम। तो क्या है? एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम व्हिच टर्मिनेट्स विद अ रिजल्ट, है ना। ऐसा एल्गोरिथम लिखेंगे जिससे कि एल्गोरिथम जब वो रुके, जब स्टॉप करे, एक बार स्टार्ट हो और स्टॉप करने के बाद वो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करे ही करे। क्योंकि कोई भी एल्गोरिथम, कोई भी कोड हम लिखते हैं तो वो कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करता ही करता है, वरना हमें क्या पता चलेगा कि एल्गोरिथम हमने किस पर्पस के लिए लिखा था। ठीक है बेटा, तो एल्गोरिथम इज बेसिकली अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। चलिए, अब एल्गोरिथम्स का बेनिफिट क्या होता है? रीयूजेबिलिटी इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। मतलब किसी एक टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने उसका एक सेट प्रोसीजर लिख दिया, है ना। और अगर उसी टाइप की प्रॉब्लम आपको चाहिए तो आप एल्गोरिथम को देख के उसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आपने एक एल्गोरिथम को सी प्रोग्रामिंग, पहले स्टेप्स लिखे, फिर किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से आपने उसका प्रोग्राम बना दिया। ऐसे ही सी का प्रोग्राम बन जाएगा एल्गोरिथम देख के। आप अगर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो जावा का प्रोग्राम बन जाएगा। आप डॉटनेट यूज कर रहे हैं तो डॉटनेट में वो प्रोग्राम बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम मिली, उस प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन बना लिया, जिसे हम कह रहे हैं एल्गोरिथम। आपने अपनी लैंग्वेज में उसको स्टेप बाय स्टेप वेल डिफाइंड तरीके से लिख लिया। अब आप उस एल्गोरिथम को एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार आपने सॉल्यूशन दे दिया एल्गोरिथमिक फॉर्म में, फिर आप उसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे सी, C++, जावा। यही एल्गोरिथम की डेफिनेशन में आपको बताना है। अब अगली चीज क्या है?
एल्गोरिथम कितने टाइप्स के होते हैं, है ना? 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। पहला सीक्वेंशियल, दूसरा आइटरेटिव और तीसरा रिकर्सिव। अभी आपको थोड़ा थोड़ा मैं इनका इंट्रोडक्शन बस दे रही हूं। जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे तो आपको इन तीनों का बहुत अच्छे से मतलब समझ में आएगा। फिलहाल इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज समझिए कि अगर मैं कहूं कि मुझे सीक्वेंशियल एल्गोरिथम की बात करनी है। सीक्वेंशियल एल्गोरिथम का मतलब क्या है? सपोज मैंने एल्गोरिथम लिखा, ठीक है, पहला क्या है? सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल एल्गोरिथम क्या कहता है कि भाई आपने स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ये कुछ स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, ये 5 स्टेप लिखे, तो ये सीक्वेंशियली जिस ऑर्डर में आपने लिखे उसी ऑर्डर में 1 बाय 1 एक एक करके ये एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे। मतलब ये एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे जिस सीक्वेंस में आपने लिख दिया। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। मतलब आप स्टेप नंबर 2 के बाद कौन से स्टेप पे जाएंगे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सीधे जिस ऑर्डर में आपने स्टेप लिखे हैं उसी ऑर्डर में सारी इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होती चली जाती हैं। ऐसे एल्गोरिथम्स को क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल एल्गोरिथम, जिसमें हर स्टेप 1 के बाद दूसरा स्टेप वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, अगला दूसरा है आइटरेटिव। आइटरेटिव एल्गोरिथम्स कौन से हैं बेटा? देखिए, सपोज मैंने लिखा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। अब यहां पर मैंने क्या कहा कि ये 2 स्टेप्स हैं, उसके बाद ये 3 और 4 स्टेप्स हैं जो बार बार परफॉर्म होंगे। मतलब पहले क्या होगा? पहले 1 रन हुआ, फिर 2 रन हुआ, और फिर मैंने यहां पर कोई कंडीशन लगा दी। उस कंडीशन के ऊपर बेस्ड 3 और 4 जो होंगे वो लूप में एग्जीक्यूट होंगे। लूप में एग्जीक्यूट होने का मतलब ये जो 2 स्टेटमेंट है, मान लो 3 स्टेटमेंट है, वो कंटिन्यूसली बार बार यही 3 एग्जीक्यूट होते रहेंगे, और जैसे ही वो कंडीशन हमारी खत्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? इसके बाद वाले जो स्टेप्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? इस प्रोसेस को कहते हैं आइटरेशन या रिपीटिशन। आइटरेशन या रिपीटिशन, जहां पर कुछ एल्गोरिथमिक स्टेप्स को हम 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट करते हैं। किस कंडीशन के ऊपर रिपीट करते हैं? पहले से एक कंडीशन लगा के रखते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम उस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो ये किस लिए है कि अगर आपको एक ही काम को मल्टीपल टाइम्स करना है अपने प्रोग्राम में, तो आप उसे आइटरेटिव एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब उन इंस्ट्रक्शन को एक ही बार लिखेंगे, लेकिन एल्गोरिथम चलेगा इस तरह कि वही इंस्ट्रक्शन बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी, जब तक आप चाहेंगे तब तक वो एग्जीक्यूट होंगी, और जैसे ही आप चाहेंगे कि वो एग्जीक्यूट ना हो, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे कंट्रोल अपने आप चले जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एल्गोरिथम्स को आइटरेटिव या रिपीटेटिव एल्गोरिथम्स कहते हैं, जो एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मल्टीपल टाइम रिपीट करते हैं। अब तीसरा टाइप क्या है? रिकर्सिव एल्गोरिथम्स। रिकर्सिव एल्गोरिथम कौन से होते हैं? देखिए, सपोज मैंने कहा कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, उस बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं? ऐसी सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको स्मॉलर प्रॉब्लम्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। और कब तक डिवाइड करते हैं? जब तक इतनी छोटी वो प्रॉब्लम हो जाए कि उसका जो सॉल्यूशन हो वो बाय डिफॉल्ट बहुत सिंपल हो जाए। कैसे? एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है ना? तो 5 के फैक्टोरियल को हम क्या कह सकते हैं? किस तरह लिख सकते हैं? कैसे कैलकुलेट होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, है ना? मतलब इस बड़ी प्रॉब्लम को मैंने एक सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया कि 5 को अगर मैं 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो देखिए, जो प्रॉब्लम का साइज था वो मैंने रिड्यूस कर दिया। पहले 5 का फैक्टोरियल निकालना था, अब 4 का निकालना है ना? ऐसे ही अब 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। और हमें पता है कि जो 1 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1, है ना? तो इस तरह हमने क्या किया? एक बड़ी प्रॉब्लम को किसकी टर्म में? बार बार स्मॉलर, उसी प्रॉब्लम की स्मॉलर टर्म में हमने उसे लिखा। इसे कहते हैं डिवाइड। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज डिवाइड। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज डिवाइड। मतलब आप बड़ी प्रॉब्लम को छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करो, और उसके बाद एक एक करके इनके सॉल्यूशंस को
मर्ज कर दो, तो उसे कहते हैं कॉन्कर। डिवाइड देन कॉन्कर मतलब इनको सॉल्व करो, और फिर जब आप एक एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे तो जब सारे सॉल्यूशंस को मर्ज कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूशन हमें पूरी बड़ी प्रॉब्लम का मिल गया। कैसे, देखिए पहले हमने 5 को डिवाइड करते करते 1 फैक्टोरियल तक ले आए, अब क्या कंप्यूट हुआ यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ गई 1, 1 इंटू 2 क्या आया 2, ये वैल्यू कहाँ गई 2 फैक्टोरियल में, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बनी, देखिए 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बनी, इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा 1, है ना, यहां पर क्या प्रोड्यूस हुआ 2, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आई 2, ठीक। अब इसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या आया 6, ये 6 कहां गया यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहां पर आई, फैक्टोरियल 3 कितना हो गया 6, ऐसे ही 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हुआ 24, ये 24 कहां गया यहाँ पर, यहाँ वैल्यू क्या आ गई 24, है ना, और ये 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या हुआ 120, आई थिंक ये जितना भी जो भी वैल्यू इनकी कंप्यूट होके आएगी दैट वुड बी द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस फैक्टोरियल 5। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने एक प्रॉब्लम को पहले सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, कब तक, जब तक हमें बिल्कुल ऐसी छोटी प्रॉब्लम ना मिल जाए जिसका सॉल्यूशन डायरेक्टली हम बता पाए, और फिर उसके बाद हमने इनको सॉल्व किया, जिसको कहते हैं कॉन्कर, कॉन्कर करना, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कॉन्करिंग, और फिर हमने इन सबके सॉल्यूशंस को कंबाइन करके फाइनल सॉल्यूशन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का बना दिया। तो ऐसे एल्गोरिथम्स को हम रिकर्सिव एल्गोरिथम्स कहते हैं, जहां पर एक ही टाइप की प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे टाइप्स में रिड्यूस करके उसी टाइप की प्रॉब्लम बनाते हैं, हर बार एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करते जाते हैं, फिर छोटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को आपस में मर्ज कर देते हैं। सच काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स आर कॉल्ड एज रिकर्सिव एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो बेसिकली आपको टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम अगर कहा जाता है तो 3 टाइप के एल्गोरिथम आप बताएंगे, सीक्वेंशियल जिसमें कि सारी इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होती है, आइटरेटिव जिसमें कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकती है, और तीसरा रिकर्सिव जिसमें एक ही टाइप की प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स। अब देखते हैं, देखिए नाउ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम, this is how an algorithm can be written, see देखिए पहला एल्गोरिथम है, एग्जांपल है, हमें सीखना है कि एल्गोरिथम्स हमें कैसे लिख रहे हैं, तो उस अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए पहले मैंने सिंपल एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं जिससे कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसकी बने। पहला क्या है, हमेशा जब भी हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो उसका पहला स्टेप होगा स्टार्ट और लास्ट स्टेप होगा एंड, जो कि ये बताए कि जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो कहां से शुरू हुआ और कहां तक चलेगा। तो जब हम प्रोग्राम बनाएंगे हम अपने प्रोग्राम को यहां से शुरू करेंगे और यहां पर खत्म कर देंगे, स्टार्ट और एंड के बीच में जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने लिखी है वो सारा हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जो कि वेल डिफाइंड सीक्वेंस में यहां पर प्लेस्ड होगा, ठीक है। अब क्या है, ये क्या एल्गोरिथम है, इट इज द एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल विद अ गिवन रेडियस, मतलब हमें एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है जिसका रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है, विद अ गिवन रेडियस। चलिए गिवन रेडियस का मतलब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो रेडियस हम पहले से बताएं या फिर यूजर बताए। हम जब अपना सॉल्यूशन बनाएं तो हम यूजर से पूछें कि भाई बताइए आप सर्कल का क्या रेडियस बताना चाहते हैं, तो रेडियस आपने यूजर से पूछा, फिर उस रेडियस के हिसाब से आपने सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके यूजर को दे दिया। तो अब इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं। क्या लिखा हमने, पहला स्टेप क्या था स्टार्ट, दूसरा क्या है रीड द रेडियस वैल्यू आर, देखो आर एक नाम ले रखा है एक वैल्यू का, रीड द रेडियस वैल्यू आर गिवन बाय द यूजर, मतलब यूजर से रेडियस जो है वो ले लो, क्या रेडियस के ऊपर काम करना है। फिर कैलकुलेट द एरिया एज एरिया इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू आर, हमें पता है कि सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो वो हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख दिया, कैलकुलेट एरिया एज 3.14 इंटू आर। नेक्स्ट स्टेप ये है, और जब ये हम कर देंगे तो उसके बाद जो एरिया हमने कैलकुलेट किया उसको हम डिस्प्ले करके दिखाएंगे कि भाई ये एरिया है, ये एज आउटपुट आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है, ये रिजल्ट है। तो बेटा जब हम एरिया कैलकुलेट करने के लिए एल्गोरिथम बना रहे हैं तो हमने किन किन चीजों का ध्यान रखा, पहली चीज कि हमने स्टार्ट और एंड लिखना है, दूसरी चीज कि ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए कितने नंबर्स की मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे रेडियस की रिक्वायरमेंट है, तो वो रेडियस मैंने रेडियस इनपुट कराई यूजर से, उसके बाद मैंने एरिया यूज करके कंप्यूटेशन किया और फिर जो वैल्यू आई उसको मैंने डिस्प्ले कर दिया। तो ये जो सॉल्यूशन है ये स्टेप बाय स्टेप मुझे बता रहा है कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को फॉलो करके कोई प्रोग्राम बनाना है
तो वो प्रोग्राम किस तरह से डेवलप होगा। अब प्रोग्राम बेसिकली क्या है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, एल्गो, क्या कह सकते हैं, एल्गो प्लस कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो मैंने एल्गोरिथम बनाया, इसको मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके अगर इंप्लीमेंट करूं तो क्या बन जाएगा, मेरा प्रोग्राम, है ना। तो जो एल्गोरिथम है ना, वो किसी लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं है, उसको हम जनरली अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं। अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप इस एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को कोड कर देंगे तो फिर वो पर्टिकुलर क्या बन जाएगा, एल्गोरिथम बन जाएगा। नाउ दीज स्टेप्स, these algorithmic steps, if these steps are coded using a particular programming language, then it becomes a program. अब देखिए दूसरा एक एल्गोरिथम है जिसमें एक रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिंपल सिंपल सीक्वेंशियल एल्गोरिथम्स हैं जो भी हमने बात की थी सीक्वेंशियल एल्गोरिथम की, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंशियल एल्गोरिथम्स। अब आप धीरे धीरे करके जब कोड पढ़ेंगे, मैं प्रोग्रामिंग आपको कराना स्टार्ट कराऊंगी, तो आप इजीली प्रोग्राम के बाद अब किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इजीली लिख पाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर भी पहला और आखिरी स्टेप हमें ध्यान रखना है, हमेशा स्टार्ट और एंड होगा। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को अगर हम कैलकुलेट कराना चाहते हैं तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ, ये दो वैल्यूज हमें पहले से लेनी होती हैं, है ना। तो हमने क्या किया, एंटर लेंथ, एंटर विड्थ। लेंथ को हमने कहा L और विड्थ को हमने कहा B, ठीक है। अब देखो बेटा एक चीज ऑब्जर्व करो, इस वाले एल्गोरिथम में हमने लिखा था रीड और इस वाले एल्गोरिथम में हमने लिखा एंटर। तो अब रीड और एंटर में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि एल्गोरिथम लिखने के लिए हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो हम चाहे रीड लिखें, चाहे इनपुट लिखें, चाहे एंटर लिखें, इन तीनों का मतलब एक है ना। रीड का मतलब कि यूजर से लो, इनपुट का मतलब यूजर से इनपुट कराओ, एंटर का मतलब कीबोर्ड से वो एंटर कर देगा, तो ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, ठीक है। एक ही बात है, इसलिए इसको अननेसेसरी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कहीं पे एंटर लिखा है कहीं पे रीड लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब once you have got these two values L and B, now you have to compute the perimeter using this particular formula, 2 multiplied by L plus 2 multiplied by B। रेक्टेंगल का एरिया आपने पेरीमीटर आपने कैलकुलेट कर लिया और फिर उसके बाद उस पेरीमीटर को आपने डिस्प्ले कर दिया एंड योर प्रोग्राम हैज बीन, योर एल्गोरिथम हैज बीन एंडेड, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में पर्टिकुलर सेट ऑफ कमांड्स जो होती हैं उनको एक एक करके सीक्वेंशियली वेल डिफाइंड तरीके से लिखते हैं, उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम, ठीक है बेटा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम। अब देखिए, व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। जब भी हम एल्गोरिथम को लिखते हैं तो एल्गोरिथम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम एंड व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक करके समझेंगे। देखिए पहला है इनपुट। इनपुट का मतलब जब भी आप कोई एल्गोरिथम लिखते हैं तो उस एल्गोरिथम में ऐसा हो भी सकता है कि आपका एल्गोरिथम कोई इनपुट एक्सेप्ट करे और ऐसा भी हो सकता है कि बिना किसी इनपुट के ही आप एल्गोरिथम लिख दें। मतलब एल्गोरिथम लिखते हुए जरूरी नहीं है कि कोई ना कोई इनपुट आपको यूजर से लेना ही लेना है। जैसे सपोज मैं आपसे कहूं कि आप एक एल्गोरिथम लिखिए, ऐसा एल्गोरिथम जिसमें कि आप अपना नाम डिस्प्ले कर रहे हैं, तो भाई आपको अपना नाम इनपुट कराने की जरूरत थोड़ी ना है। आप बस कोई फंक्शन ऐसा यूज करिए, लिखिए कि डिस्प्ले नेम, जो भी नाम लिखना है वो उसके अंदर ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो वो नाम डिस्प्ले हो जाएगा, है ना। तो एल्गोरिथम के केस में ऐसा हो सकता है कि कोई इनपुट आप एक्सेप्ट ना करें तब भी आप एल्गोरिथम लिख पाएंगे, लेकिन आउटपुट के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब एक वैलिड एल्गोरिथम जो है वो एक एटलीस्ट एक आउटपुट तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एल्गोरिथम लिखते हुए चाहे इनपुट हो या ना हो, लेकिन एक आउटपुट जरूर होगा। बिना आउटपुट के कोई भी एल्गोरिथम टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है। तीसरा फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का क्या मतलब है, देखो फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि इट विल बी रन और इट इज वैलिड और इट विल बी रनिंग एग्जीक्यूटिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के बाद जब एल्गोरिथम रन हो रहा होगा, चल रहा होगा, तो करते 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 एक पीरियड के बाद वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होने का मतलब ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। ऐसा एल्गोरिथम जो एक बार स्टार्ट होने के बाद एंड नहीं होता, देखिए हमने हर एल्गोरिथम में स्टार्ट और एंड लिखा है ये बताने के लिए कि यहां से काम शुरू हुआ और यहां पर खत्म हुआ। जब भी आपको रिजल्ट मिलता है, कब तक आपका रिजल्ट वैलिड नहीं है, जब आपने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाया
तो उसका सॉल्यूशन एक जगह शुरू हुआ तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद खत्म भी हो जाना चाहिए, है ना। तो ऐसे एल्गोरिथम्स को फाइनाइट एल्गोरिथम्स कहते हैं, जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में रिजल्ट दे देते हैं और एंड हो जाते हैं। तो ऐसा एल्गोरिथम नहीं होना चाहिए जिसको हमने एक बार स्टार्ट कर दिया और वो एल्गोरिथम एंड ही नहीं हुआ, वो किसी ना किसी इनफाइनाइट उसमें चला, इनफाइनाइट मोड में चला गया। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो मैं आपको वो अलग अलग सिनेरियोज बताऊंगी जहां पर प्रोग्राम जो इनफाइनाइट स्टेट्स में चले जाते हैं और रन करते रहते हैं, कुछ सेट ऑफ कोड को बार बार रन करते रहते हैं और फिर वो बाहर जाते ही नहीं है, ठीक है। तो एल्गोरिथम शुड बी अ फाइनाइट वन, इट शुड टर्मिनेट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब अगली बात क्या है, डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस का मतलब क्या हुआ, डेफिनेट का मतलब क्या हुआ, क्लियर। अगर आपके एल्गोरिथम में कोई स्टेटमेंट लिखा है तो वो स्टेटमेंट पढ़ते ही साफ साफ समझ में आना चाहिए कि इस स्टेट का क्या मीनिंग है। कोई पढ़ के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट कुछ नहीं होना चाहिए, कहीं से कोई मतलब एक सेंटेंस के दो मतलब नहीं निकलने चाहिए। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम आपने एक प्रॉब्लम को ध्यान में रख के उसका सॉल्यूशन डिजाइन किया, अब उस एल्गोरिथम को देख के प्रोग्राम बनाया जाएगा। अगर आपके एल्गोरिथम में कोई इंस्ट्रक्शन लिखा है और उस इंस्ट्रक्शन को देख के ये क्लैरिटी नहीं आ रही कि इस इंस्ट्रक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब प्रोग्राम बनाते समय एक बंदा उसका कुछ और मतलब समझेगा और दूसरा बंदा उसका मतलब कुछ और निकाल सकता है ना। तो क्लैरिटी, अनएम्बिगुअस, क्लियर अनएम्बिगुअस एल्गोरिथम होना चाहिए जिसमें किसी सॉर्ट का कोई कंफ्यूजन ना हो, उसे कहते हैं डेफिनेटनेस ऑफ एन एल्गोरिथम। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम लिखते समय जो ह्यूमन है उसको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी स्टेप ऐसा ना लिखा जाए जिससे कि प्रोग्राम बनाने वाले को एल्गोरिथम को समझने में कंफ्यूजन हो कि इसका क्या मतलब है। दो मीनिंग किसी बात के नहीं निकलने चाहिए। चलिए अगला क्या है, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिव का मतलब क्या है कि आपने जो बेसिक फंक्शंस यूज किए, आपने जो सॉल्यूशन बनाया, भाई वो सॉल्यूशन ऐसे ऑपरेशंस यूज करे जिसको आप प्रोग्राम में आसानी से सिंपल ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं और वो इजीली आपने कंप्यूटर पे बना लिया और उसको एग्जीक्यूट करा लिया प्रोग्राम की फॉर्म में, है ना। ऐसा सॉल्यूशन आपको बना के नहीं देना जिसका आप प्रोग्राम ना बना सके। बेसिक सिंपल ऑपरेशंस यूज करके दैट एल्गोरिथम कैन बी ड्राई रन, आप उसको देख के आप चेक कर सके कि वो चल रहा है, और दूसरा ऐसे ऑपरेशंस यूज हो जो कंप्यूटर पे इजीली प्रोग्राम किए जा सके। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। जब आप एल्गोरिथम बनाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना आपको जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका सूडो कोड। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं सूडो कोड का क्या मतलब होता है। देखिए सूडो का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती, है ना, ऐसी चीज जो लगता है लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। एक ऐसा कोड जिसको देखने पे लगता है कि कोई कोडिंग मैकेनिज्म है लेकिन है कुछ नहीं, आप ही की लैंग्वेज है, बस उस लैंग्वेज को आपने थोड़ा रिफाइन तरीके से लिख दिया। क्या है देखिए, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिथम। कुछ नहीं है, जब आप कोई एल्गोरिथम लिखते हैं तो एल्गोरिथम लिखने में अगर आपने सिंपली स्टेप्स को सिंपल लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स में लिख दिया, उसे अभी हमने कहा था कि वो एल्गोरिथम है। अब अगर एल्गोरिथम लिखते हुए आप थोड़ी सी फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करने लगे, जैसे आपको क्या ऑपरेशंस करने हैं वो ऑपरेशंस आप दिखाने लगे, तो उस टाइप के कोड को हम सूडो कोड कहते हैं। थोड़ा सा फॉर्मल हो जाए और देखने में प्रोग्रामर को और क्लियर समझ में आए कि उसे एग्जैक्टली क्या क्या ऑपरेशंस कैसे करने हैं। कैसे देखिए चलिए, तो सूडो कोड डज नॉट यूज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बात ध्यान रखनी है कि ये सूडो कोड किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज नहीं करता, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज के टेक्स्ट को ही यूज करता है ना। है किस लिए, कि मशीन को नहीं समझाना। सूडो कोड किसके लिए है, एल्गोरिथम्स जो लिखे जाते हैं वो काफी हद तक, अगर हम अच्छे एल्गोरिथम लिखते हैं तो एल्गोरिथम लिखने के लिए हम सूडो कोड यूज करते हैं। सूडो कोड के मैकेनिज्म्स यूज करके हम एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं। तो एल्गोरिथम किसके लिए होता है, मशीन के लिए होता है या ह्यूमन के लिए होता है, प्रोग्रामर के लिए होता है। प्रोग्रामर एल्गोरिथम को देख के स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पढ़ेगा और उस सॉल्यूशन को किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसफर करके प्रोग्राम बना देगा, है ना। तो सूडो कोड जो है, दीज आर नॉट इंटेंडेड फॉर मशीन रीडिंग, मशीन अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, दोज आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इस तरह के कोर्स लिखने हैं जो किसी बंदा, कोई प्रोग्रामर जो है वो उसको इजीली समझ में आए, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोग्राम लाइक स्ट्रक्चर। क्या मतलब हुआ कि देखने में ऐसा लगे कि सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है और अचानक से देखें तो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने प्रोग्राम लिख रखा है। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्राम वाला फील देता है। चलिए देखिए, इट इज नॉट एग्जीक्यूटेबल,
जो हमें पता है। एग्जीक्यूटेबल कौन होते हैं? प्रोग्राम होते हैं। सूडो कोड एल्गोरिथम लिखने के लिए यूज होते हैं। अब सूडो कोड इज द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन आइडिया एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। आइडिया मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो हुआ आइडिया कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन मतलब प्रोग्राम, आइडिया मतलब एल्गोरिथम, प्रॉब्लम का जो हमने सॉल्यूशन बनाया उस सॉल्यूशन को हम आइडिया कह रहे हैं, है ना। और इंप्लीमेंटेशन इज योर प्रोग्राम। इंप्लीमेंटेशन किसे कह रहे हैं? प्रोग्राम को कह रहे हैं। तो ये उन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट स्टेट है, ठीक बात है। और अब देखिए, चलिए यहां देखिए, तो एल्गोरिथम में और सूडो कोड में क्या डिफरेंस हुआ। एल्गोरिथम देखिए, सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप बेस्ड फॉर्म। नॉर्मल इंग्लिश में आपने कुछ लिख दिया, उसको आप एल्गोरिथम कह रहे हैं। ये क्या है? कोड लाइक स्ट्रक्चर में लिखा आपने। इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश के टेक्स्ट लिया, लेकिन आपने कोड की तरह लिखा। देखो यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं पहले, फिर इनका डिफरेंस समझेंगे। सपोज मैंने एक एल्गोरिथम लिखा, यही एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ये एल्गोरिथम है और ये सूडो कोड है। तो अब आप ऑब्जर्व करिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एल्गोरिथम में पहला और आखिरी हमने स्टार्ट एंड लिखा, और पहले हमने गिवन वैल्यू, रेडियस वैल्यू को रीड किया और फिर कैलकुलेट किया एरिया, और फिर एरिया को डिस्प्ले कर दिया। हमारा एल्गोरिथम एंड हो गया। तो हमने सिंपल जो सॉल्यूशन बनाया था उनको डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में हमने कैजुअली लिख दिया। अब ये देखिए, ये है सूडो कोड, है ना। सूडो कोड क्या कह रहा है? देखिए इसका नाम दे दिया हमने, एरिया ऑफ सर्कल। ये जो सूडो कोड है ये क्या काम कर रहा है? सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर रहा है। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ काम शुरू हुआ, यहाँ काम खत्म हुआ। बिगिन मतलब कोड स्टार्ट, एंड मतलब कोड इज एंडेड। नाउ रीड, रीड के बाद आपने कोलन लगाया, नंबर, रेडियस, एरिया, मतलब आपने क्या क्या रीड किया? रेडियस रीड किया और एरिया रीड किया। देखिए यहां पर आपने नॉर्मल सेंटेंस की फॉर्म में ये बात लिखी थी, है ना, और यहां आपने फॉर्मली लिखा है रीड। क्या लिखा है? रीड। क्या रीड करना है? रेडियस सपोज, है ना। इस तरह से आपने यहां पर मेंशन कर दिया। इनपुट आर, आपको आर रीड करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एरिया कैलकुलेट करना है। कैसे? एरिया इज इक्वल टू, यहां पर हमने एरिया के बाद कोलन लगा रखा था, हम कह रहे थे कैलकुलेट एरिया यूजिंग दिस फॉर्मूला, यहाँ हमने लिख दिया एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर। उसके बाद सेमीकोलन लगा रखा है जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, फिर आउटपुट एरिया, फिर एंड। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा प्रोग्राम लाइक स्ट्रक्चर फील हो रहा है नहीं? ये प्रोग्राम, ये भी डायरेक्टली रन नहीं हो सकता क्योंकि कंप्लीटली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है ना, लेकिन हमने इसको थोड़ा फॉर्मली लिखने की कोशिश की है। ये देखने में प्रोग्राम जैसा लग रहा है, इसको देख के हमें समझ में आ रहा है कि प्रोग्राम में किस फॉर्म में हम इन इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे, लेकिन एल्गोरिथम में वो फॉर्म हमें समझ में नहीं आती। इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सूडो कोड एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सूडो कोड एक कोई बहुत स्पेशल कोई चीज है, कुछ नहीं है। एल्गोरिथम लिखने का एक मेथड भी सूडो कोड हो सकता है, ठीक है। मतलब इसी चीज को हम यहाँ लिखते हैं तो है ये सूडो कोड, लेकिन एक्चुअली तो ये एक एल्गोरिथम ही है जिसको हमने सूडो कोड में डिजाइन किया है ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ही तो है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, ठीक है बेटा। लेकिन फॉर्मली अगर हमें कोई कहे कि एल्गोरिथम और सूडो कोड में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस यहाँ पर हम बता सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले एग्जाम में तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पॉइंट्स पर आप इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? कि ये भाई सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन ये कीवर्ड्स जैसे आप अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ेंगे, इफ एल्स यूज कर सकता है, फॉर, व्हाइल, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ कंस्ट्रक्ट्स भी आप इसमें लगा सकते हो। भले ही वो प्रोग्राम की फॉर्म में ना चले, लेकिन देखने में ये पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पे फॉर लूप लगेगा, यहाँ इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज होंगे जो कि प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। अब दिस इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ये कोड की तरह लगता है। सूडो मतलब फेक कोड्स यूजिंग कोड लाइक स्ट्रक्चर। लगे कि कोड लिखा है लेकिन एक्चुअली वो कोड नहीं होता, बस वो अंडरस्टैंडेबल होता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ दीज टू टर्म्स कैन बी डिफरेंशिएटेड। है कुछ नहीं, देयर आर नो रूल्स टू राइटिंग एल्गोरिथम्स, देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग सूडो कोड। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर इक्वल टू नहीं लगाना तो आप वहां इक्वल टू नहीं लगा सकते, है ना। आपको सूडो कोड लिखते समय ये ध्यान रखना है कि कहीं आप कोई ऐसा सिंबल या ऐसा ऑपरेशन यूज ना कर ले गलती से जो एक्चुअली ऑपरेशन प्रोग्राम में यूज नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ केयरफुल रहना होता है। और एल्गोरिथम जो होते हैं, देखिए ये वही पॉइंट जो मैंने आपसे कहा, एल्गोरिथम्स कैन बी कंसिडर्ड एज सूडो कोड। एल्गोरिथम आपने लिखा तो आप उसको सूडो कोड कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूडो कोड कोई एक्चुअल कोड नहीं है, किसी प्रॉब्लम का वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को ही तो सूडो कोड कह रहे हैं। तो एल्गोरिथम को हम सूडो कोड कह सकते हैं, लेकिन
सूडो कोड को हम कंसिडर एल्गोरिथम की तरह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सूडो कोड में हम कुछ कोड स्ट्रक्चर्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एल्गोरिथम्स को डिफाइन करने के लिए हम सूडो कोड्स यूज करते हैं। अब इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। भाई कई बार ऐसा होता है एल्गोरिथम जो है उसमें आपने सिंपली लिख दिया कि कंपेयर दीज टू वैल्यूज। अगर मुझे दो वैल्यूज कंपेयर करनी है तो मैंने लिख दिया कंपेयर ए एंड बी। सूडो कोड में अगर हमने लिखा तो हम लिख देंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन डू दिस। तो देखो दोनों बातों में फर्क है ना। एल्गोरिथम में मैंने लिखा कंपेयर ए एंड बी, मतलब किस चीज पे कंपेयर करें, और सूडो कोड पे मैंने ये इस तरह का कोड लिख दिया कि अगर ए बी से बड़ा है तो ये काम करना है। तो दोनों में अंडरस्टैंडेबिलिटी का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसी बात को यहाँ कह रखा है कि एल्गोरिथम में कुछ चीजें को पढ़ना और समझना देखने में मुश्किल होता है, लेकिन सूडो कोड को देख के इजीली आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है बेटा, तो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एल्गोरिथम एंड सूडो कोड। एग्जाम में इन दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन आ सकता है। ये जो कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के जाना है, ठीक है। और साथ साथ इस एग्जाम्पल के थ्रू आप डिफरेंशिएशन बता सकते हैं। चलिए अब फ्रॉम एल्गोरिथम टू प्रोग्राम एक टॉपिक है आपके सिलेबस में कि एल्गोरिथम से कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है। इन सब बातों के बारे में अभी हमने बात की थी। पहले इस इमेज को ध्यान से देखते हैं। जब भी कोई हमें प्रॉब्लम दी जाती है, मान लीजिए मुझे कोई प्रॉब्लम दी गई, तो उस प्रॉब्लम का सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं। और जो हम सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं पेन पेपर पर, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। अब उस एल्गोरिथम को अगर मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से इंप्लीमेंट कर दूं, मतलब एल्गोरिथम प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन इट बिकम्स अ प्रोग्राम। तो एल्गोरिथम पे क्या हम इनपुट देते हैं आउटपुट मिलता है? नहीं, एल्गोरिथम सिर्फ स्टेप बताता है कि अगर हम ये इनपुट देंगे तो इस स्टेप से आउटपुट मिलेगा, लेकिन एक्चुअली इनपुट आउटपुट नहीं मिलता। प्रोग्राम एक्चुअल में इनपुट एक्सेप्ट करता है और एक्चुअल में आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट का जो मैकेनिज्म है वो कहां पर काम करता है, प्रोग्राम पर काम करता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एल्गोरिथम से लेके प्रोग्राम तक की जो जर्नी है वो क्या होता है, कि पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को सॉल्व करने के लिए लिखी जाती है, कंप्यूटर को दे दी जाती हैं। तो अब प्रोग्राम बनाने से पहले क्या करना पड़ता है, एल्गोरिथम बनाते हैं, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, फिर उस एल्गोरिथम को समझ के अंडरस्टैंड करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करके प्रोग्राम बनाते हैं, और वो प्रोग्राम इनपुट एक्सेप्ट करता है और आउटपुट रिजल्ट्स देता है। ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। चलिए अब देखिए एल्गोरिथम और प्रोग्राम के बीच में क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल चीज है। क्या है, एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जबकि जो प्रोग्राम है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर को जो फॉलो करनी है, जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई है। अब एल्गोरिथम जो है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, किसी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना दिया, अब उस सॉल्यूशन को आप किस लैंग्वेज के ऊपर यूज कर रहे हैं, ये प्रोग्राम जो होगा वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट होगा। मतलब आपने सी लैंग्वेज यूज करके प्रोग्राम बनाया तो अलग प्रोग्राम बनेगा, है ना, क्योंकि सी लैंग्वेज में उस प्रोग्राम को बनाने के मैकेनिज्म, उसके कंस्ट्रक्ट्स, उसके मेथड्स, उसके रूल्स अलग हैं। ऐसे ही अगर सी की जगह जावा यूज करेंगे तो जावा में कुछ डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स हैं, कुछ डिफरेंट स्टाइल है उस प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो प्रोग्राम जो होता है वो लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है, जबकि एल्गोरिथम जो है वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है। अब ये वही बात होगी कि सिंपल इंग्लिश में आप एल्गोरिथम्स को लिखते हैं, जबकि ये जो प्रोग्राम होते हैं ये किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, सी, ये किसी ना किसी स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बनते हैं। अब ये एल्गोरिथम्स नेचुरल लैंग्वेज में दिखा सकते हो आप, है ना। तो जबकि ये सूडो कोड में लिखे जाते हैं और डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल है इन्हें समझने के लिए, क्योंकि इन्हें समझना किसको है, ये है किसके लिए, ह्यूमन के लिए। जो प्रोग्रामर है एल्गोरिथम्स को कौन समझना है, किसको समझना है, ह्यूमन को समझना है, जबकि प्रोग्राम किसको समझना है, सिस्टम को समझना है ना। ह्यूमन, अगर मैं इंग्लिश में एल्गोरिथम या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख दूं तो वो डायरेक्टली पढ़ के मुझे समझ में आएगा, तो मुझे किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपकी है वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो यहाँ पर इस केस में हमें ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ती है, इंटरप्रेटर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि आपके प्रोग्राम को समझ के उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब एल्गोरिथम जो होता है उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, ह्यूमन बीइंग, कोई पर्सन, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम को इनपुट लेता है और फिर आउटपुट
जनरेट करता है। तो एल्गोरिथम और प्रोग्राम में बेसिक डिफरेंसेस हैं, ये पॉइंट्स आप थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अब अगला है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में क्या डिफरेंस होता है। देखो सीधा सीधा समझो, जो अब हम प्रोग्राम पे आ गए, हमने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस मैंने लिखी हैं वो इंस्ट्रक्शन कहलाती है सोर्स कोड, ठीक है। लेकिन वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में तो नहीं आएंगी। भाई मैंने सी लैंग्वेज का यूज करके कोई प्रोग्राम बना दिया, अब कंप्यूटर को सी लैंग्वेज नहीं आती, कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है 0 और 1 की, है ना। तो उस सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को एक ऐसा ट्रांसलेटर मुझे चाहिए जो उस सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को समझ के मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में उसे चेंज कर दे। ठीक बात है, तो वो क्या होगा, ट्रांसलेटर, है ना। और वो जो मशीन लैंग्वेज में जो कोड बनेगा 0101 की फॉर्म में, उस कोड को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड क्या हुआ, वो कोड जो हम टाइप करके अपना प्रोग्राम बनाते हैं उस कोड को कहते हैं सोर्स कोड। और ऑब्जेक्ट कोड क्या है कि जब वो सोर्स कोड किसी ट्रांसलेटर के पास जाता है तो वो ट्रांसलेटर इस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है 01 की लैंग्वेज में, एंड दैट 01 लैंग्वेज कोड इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं डिफरेंस। सोर्स कोड कौन बनाता है, प्रोग्रामर बनाता है, जबकि जो ये ऑब्जेक्ट कोड होता है ये ट्रांसलेटर्स बनाते हैं। अभी कंपाइलर, इंटरप्रेटर, बहुत सारे ट्रांसलेटर्स हैं, उनको हम अभी पढ़ेंगे। ये हाई लेवल कोड है। हाई लेवल कोड मतलब ये मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सोर्स कोड जो मैंने लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने सी का कोई प्रोग्राम लिखा, तो अगर एक कंप्यूटर पे मैंने बैठ के उसे रन कराया तो सेम प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पे भी रन हो जाएगा। बस होना क्या चाहिए कि वहां एक ट्रांसलेटर होना चाहिए जो सी लैंग्वेज प्रोग्राम को समझ के बाइनरी में चेंज करा सके, है ना। तो इसे कहते हैं हाई लेवल कोड, ऐसा कोड जो मशीन के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। लेकिन जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो मशीन डिपेंडेंट होता है, इसलिए उसे कहते हैं लो लेवल कोड। तो हर मशीन पर अगर आप कोई प्रोग्राम चलाना चाहते हैं तो पहले उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड उस पर्टिकुलर मशीन पे बनेगा, फिर वो ऑब्जेक्ट कोड फर्दर डिफरेंट फाइल से लिंक होकर एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो एक पर्टिकुलर सिस्टम का ऑब्जेक्ट कोड उठा के आप दूसरे सिस्टम पे रन नहीं करा सकते। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इन सब में हम इसे लिख सकते हैं, है ना। ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, देख के हम आराम से इसको समझ सकते हैं। डायरेक्टली मशीन इसको नहीं समझ सकती क्योंकि मशीन की जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है। इजीली हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। भाई हम अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट्स को आगे पीछे करके हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब ये जो सोर्स कोड होता है उसमें हम कमेंट्स भी लिख देते हैं। वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होते। अगर अभी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन की तरह यूज होते हैं। सपोज मैंने कोई प्रोग्राम बनाया 2 नंबर को ऐड करने का, तो मैंने ऊपर एक कमेंट लिख दिया कि दिस इज अ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू ऐड 2 नंबर्स, है ना। तो कमेंट किसके लिए होता है, प्रोग्रामर को पढ़ने के लिए होता है कि अच्छा ये जो प्रोग्राम है ये वाला काम करने के लिए बनाया गया है। तो कमेंट्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट्स नहीं होते। कंप्यूटर उन्हें देख के, कंपाइलर जो होता है ट्रांसलेटर, वो उन्हें देख के इग्नोर कर देता है, एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, अब कंपाइलर के लिए जाते हैं। मतलब ये जितने भी सोर्स कोड है, जो भी हमने प्रोग्राम लिखा, वो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, बहुत सारे ट्रांसलेटर्स हैं, उनके लिए एज इनपुट काम करते हैं। ये बहुत सारी जो अंडरस्टैंडिंग है बेटा, ये अंडरस्टैंडिंग आपको जब मैं एक कोड बना के उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस आपको समझाऊंगी वहां समझ में आएगी। ये स्लाइड मैंने इसलिए इंक्लूड की क्योंकि ये रिलेटेड टॉपिक की स्लाइड है। इस स्लाइड पर हम दोबारा से आके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये क्या है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बाइनरी फॉर्मेट में जो कोड बनता है ट्रांसलेशन के बाद, जो डायरेक्टली मशीन समझ सकती है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। और वो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम जो आपने बनाया प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम या सोर्स कोड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसलेटर्स, जिसकी मैंने अभी बात की थी। तो ट्रांसलेटर्स बेसिकली क्या है, वो चीजें, वो यूनिट्स, वो सॉफ्टवेयर जो कि आपका जो प्रोग्राम है जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया, उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी में चेंज करने का काम करता है, उसको कहते हैं ट्रांसलेटर। सीधा सीधा, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या करते हैं ट्रांसलेटर, सोर्स कोड को लेते हैं और उसको ट्रांसलेट करके मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कितने टाइप के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। 3 टाइप के ट्रांसलेटर्स हैं हमारे पास। पहला है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर और तीसरा है असेंबलर। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, ट्रांसलेटर कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। जैसा अभी आपको कहा कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी सोर्स लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम को एज इनपुट लेते हैं और इसको टारगेट लैंग्वेज को में एज आउटपुट प्रोड्यूस कर देते हैं। इन आर कॉन्टेक्स्ट दैट पर्टिकुलर टारगेट लैंग्वेज इज आर मशीन लैंग्वेज और इन द बाइनरी लैंग्वेज। देन
ये क्या करते हैं ट्रांसलेशन के टाइम पर। अब देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेटर क्या करता है, देखिए ट्रांसलेटर इंटेलिजेंट नहीं है। ट्रांसलेटर को सिर्फ 2 लैंग्वेजेस आती हैं। सपोज मैंने इंग्लिश बोलनी आती है, आपको हिंदी बोलनी आती है, ठीक है? तो मुझे हिंदी समझ में नहीं आती, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो मान लीजिए मैंने इंग्लिश में कोई 4 सेंटेंस बोले और ट्रांसलेटर बीच में बैठा है, वो उन इंग्लिश के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके हिंदी बना के आपको समझाएगा। तो उस ट्रांसलेटर ने ये नहीं देखना कि मैंने क्या बोला, जो बात मैंने बोली वो सही है या नहीं, उसको सिर्फ ये देखना है कि मैंने जो इंग्लिश बोली वो सही है या नहीं, मैंने इंग्लिश के रूल्स जो फॉलो किए वो ठीक से किए या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने सेंटेंस में पंक्चुएशन मिस्टेक्स कर दी, मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं की। वो ट्रांसलेटर को सिर्फ ग्रामर आती है इंग्लिश और हिंदी की, ठीक है? तो अगर मैंने बोला माई नेम इज निधि पाराशर, है ना? तो अगर मैंने ये बोला तो ट्रांसलेटर ने इसको सही समझा, है ना? और इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दिया। लेकिन अगर मैंने बोला माय नेम निधि पाराशर, तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो वो जो ट्रांसलेटर है वो मुझे एरर प्रोड्यूस करेगा। वो कहेगा कि यहाँ पर इस सेंटेंस में आपने कोई रूल फॉलो नहीं किया, है ना? तो वो जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जो भी कोड लिखा जाता है, अगर कहीं ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, कहीं सिंटेक्स में प्रॉब्लम, सिंटेक्स मतलब रूल्स, उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के रूल्स जो हैं, उन रूल्स में कुछ गलती हुई है, तो ट्रांसलेटर आपको इंटीमेट कर देगा कि इस पर्टिकुलर लाइन में मिस्टेक है। ठीक है बेटा? तो ये क्या है, इट ऑल्सो डिटेक्ट्स एंड रिपोर्ट्स द एरर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन wherever the programmer violates the specification of high level language program। मतलब अगर वो मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रही हूं, तो अगर वो सी लैंग्वेज का कोई रूल वायलेट करता है, मतलब हमें कहा कि हम यहाँ पर कॉमा नहीं लगा सकते और आपने प्रोग्राम में वहां कॉमा लगा दिया, तो जो कंपाइलर होगा वो आपको एरर प्रोड्यूस करेगा कि आप पहले इस कॉमा को यहाँ से हटाइए, तभी हम इसे मशीन लैंग्वेज में चेंज करेंगे। दिस इज हाउ दीज ट्रांसलेटर्स विल reflect the errors that are occurred during the compilation process or the translation process। ठीक है? So these are the different types of translators, we will discuss them one by one। first is compiler, then interpreter, then assembler। सबसे पहले आपका आता है कंपाइलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर बेसिकली दोनों एक ही काम दोनों का सेम होता है। क्या है? कंपाइलर भी सोर्स लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम को एज इनपुट लेता है और पूरे प्रोग्राम को एक साथ लेता है, और फिर उस पूरे प्रोग्राम को, जैसे ये हाई लेवल लैंग्वेज में बना हुआ प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को इनपुट की तरह एक्सेप्ट करेगा और इससे टारगेट प्रोग्राम बना देगा या फिर ऑब्जेक्ट कोड बना देगा। क्या लिख सकते हैं इसको? ऑब्जेक्ट कोड, या कह सकते हैं सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। कंपाइलर क्या काम करता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, और इस पूरे ट्रांसलेशन प्रोसेस में अगर कोई एरर आती है तो उस एरर को भी साथ साथ एरर मैसेजेस जनरेट कर देता है कि भाई इस पर्टिकुलर लाइन में एरर है, आप इस एरर को रिमूव कर दीजिए। अब इंटरप्रेटर क्या काम करता है? इंटरप्रेटर का भी यही काम है, वो भी यही करता है कि किसी सोर्स लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम को आउटपुट में ऑब्जेक्ट लैंग्वेज में बनाएगा। अब ये दोनों जब काम एक ही कर रहे हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना? दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, लेकिन इनके काम करने के तरीके में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए देखिए समझिए। सपोज मैंने कहा कि मैं कंपाइलर की बात कर रही हूं, तो मैंने एक लिखा आई एम टॉकिंग अबाउट कंपाइलर। ठीक है? कंपाइलर क्या करेगा? सोर्स कोड लेगा, सोर्स कोड जो आया उसको कंपाइलर ने एक्सेप्ट किया, ठीक है? और क्या यहां पे क्या कह सकते हैं? क्या है? रीड्स द होल प्रोग्राम एट अ टाइम। क्या मतलब हुआ कि कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ, होल प्रोग्राम एट अ टाइम, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को उठाएगा और एक साथ रीड करेगा, और रीड करके फिर क्या बना देगा उसका? रीड करके इट कन्वर्ट्स टू, यहां क्या हुआ, क्या बनाया? ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड
क्या किया कंपाइलर ने, देखिए कंपाइलर ने सपोज आपके पास ये सोर्स कोड है, ये आपका सोर्स कोड है, इसमें इतनी सारी लाइंस हैं, तो ये पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक साथ रीड करेगा, पूरी फाइल को एक साथ रीड करेगा। फिर इस पूरी फाइल में देखेगा कहीं एरर तो नहीं है, अगर कहीं पे एरर मिली तो इट विल रिपोर्ट एरर, है ना, और एरर में बताएगा कि इस वाली लाइन में एरर है, इसमें एरर है, इसमें एरर है, सारी एरर एक साथ बता देगा कि इस पूरे प्रोग्राम को जब मैंने कंपाइल करने की कोशिश की तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड किया और सारी एरर्स इसने एक साथ डिस्प्ले कर दी। अब जो प्रोग्रामर है उसके पास कंट्रोल आएगा, प्रोग्रामर इन सारी एरर्स को रिमूव करेगा, फिर कंपाइलर को कोड दिया जाएगा, सोर्स कोड, कंपाइलर फिर उन्हें चेक करेगा, कोई एरर आएगी तो फिर उसे रिपोर्ट करेगा, और अगर कोई एरर नहीं आती तो इट विल कन्वर्ट दैट कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, मतलब 01 01 10 इस ऑब्जेक्ट कोड में ये उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये काम कंपाइलर का है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, मतलब बाइनरी में या ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, क्या कि कंपाइलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट करके सोर्स कोड में कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हुए कंपाइलर के, बताइए। पहला तो ये इंटरमीडिएट कोड, इंटरमीडिएट कोड इज जनरेटेड। जब हम कंपाइल करते हैं किसी प्रोग्राम को तो ऑलवेज इंटरमीडिएट कोड इज जनरेटेड। एंड नंबर 2, not responsible for execution, एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ये नहीं है। और तीसरा, रीड्स होल प्रोग्राम एट अ टाइम। ठीक बात है, तो ये हमने कंपाइलर के बारे में समझा कि भाई कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को रीड करके एक साथ कन्वर्ट करता है, एरर आती है तो उन्हें रिपोर्ट करता है। अब इंटरप्रेटर किस तरह से काम करता है ये समझो। इंटरप्रेटर, भाई इसी बात को हम इंटरप्रेटर के कॉन्टेक्स्ट में अगर कहें तो हमने क्या कहा कि भाई इंटरप्रेटर है हमारे पास, है ना, वो भी यही काम कर रहा है, क्या कि सोर्स कोड लिया, अब इस सोर्स कोड को इंटरप्रेटर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, और साथ साथ एग्जीक्यूट भी करता है और आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कहा था अभी तक कि कंपाइलर तो क्या करता था, सोर्स कोड को बस ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता था, लेकिन इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, इंटरप्रेटर तो सोर्स कोड को पहले ऑब्जेक्ट कोड में चेंज भी करता है, मतलब लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्ट कोड बनाता है और उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट भी कर देता है। लेकिन हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि अलग से ये कोई ऑब्जेक्ट कोड एक पूरी फाइल प्रोड्यूस नहीं करता। इट डज नॉट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल फाइल। क्यों, ऐसा क्यों, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अब ये हमारा सोर्स कोड था, है ना, कंपाइलर क्या करता था, इस पूरे सोर्स कोड को एक साथ उठा के एग्जीक्यूट करता था। इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन रीड करता है, जैसे इंटरप्रेटर इट रीड्स लाइन बाय लाइन, मतलब पहले ये एक लाइन को रीड करेगा, मतलब एक इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, उसको ऑब्जेक्ट कोड मतलब मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा, मशीन लैंग्वेज में चेंज करके साथ साथ एग्जीक्यूट कर देगा और आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसके अकॉर्डिंग। अगर उसमें उस पर्टिकुलर में कुछ आउटपुट का सीक्वेंस होगा तो वो हाथ के उसको एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। अब इंटरप्रेटर में अगर जो लाइन इसने रीड की उसमें कोई एरर है तो ये एरर मैसेज भी प्रोड्यूस करेगा। तो
कुल मिला के बात क्या हुई कि कंपाइलर पूरे कोड में जितनी एरर्स थी सारी एक बार में बता रहा था, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, एक लाइन को उठाता है, उस लाइन को रीड करता है, उसे ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, मतलब 0 1 में चेंज करता है और फिर साथ साथ एग्जीक्यूट कर देता है। कंपाइलर एग्जीक्यूशन का काम नहीं कर रहा था। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ उठाता था, इंटरप्रेटर एक लाइन को एक बार में उठाता है ना। अब क्योंकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ लेके उसे ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता था, तो कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट कोड की एक फाइल जनरेट कर देता है। कंपाइलर अगर आप यूज करते हैं तो कंपाइलर के केस में एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती है जिसमें पूरी की पूरी जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो सारी 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होके एक साथ आ जाती है और वो डिस्क पे स्टोर हो जाती है। डिस्क से मेरा मतलब है हार्ड डिस्क पे स्टोर हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि सारी लाइंस एक साथ ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट हुई और डिस्क पे स्टोर हो गई। जबकि जब हम इंटरप्रेटर यूज करते हैं तो इंटरप्रेटर के केस में ऐसी कोई अलग से ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं होती, क्योंकि हमने एक लाइन को रीड किया, उसको चेंज किया, साथ साथ एग्जीक्यूट करा दिया। जब पहली लाइन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तब हम दूसरी लाइन पे गए, तब हमने ये काम किया। तो यहाँ पूरा ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल यूनिट, एज अ होल फाइल जनरेट नहीं होता। तो ये इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो बताइए स्टोरेज रिक्वायरमेंट किसकी ज्यादा है? कंपाइलर की, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट हुई, वो आपको डिस्क पे सेव करके रखनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों ही कन्वर्जन का काम करते हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका अलग होता है। इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन भी कराता है लेकिन कंपाइलर एग्जीक्यूशन काम नहीं करता। चलिए देखिए, तो यहां पर इन दोनों में डिफरेंस है क्या? कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में चेंज कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है वो एक एक करके करता है ये काम। ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है, ये लाइन बाय लाइन रीड करता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मुझे लगता है ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटा बन गई होगी। अब देखिए यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर, मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको बहुत क्विकली देखते हैं। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ लेता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एक एक कोड को एग्जीक्यूट करता है। ये इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, जबकि इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इंटरप्रेटर जनरेट नहीं करता, क्योंकि ये एक बार में एक लाइन एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलेशन जो होता है एग्जीक्यूशन से पहले होता है, मतलब पूरी की पूरी फाइल कंपाइल हो जाएगी तब एग्जीक्यूट होगा एक साथ। लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है वो कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का काम एक साथ करता है, मतलब पहले ट्रांसलेट करेगा, साथ साथ उस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, तब अगली लाइन पे जाएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर कंपाइलर फास्टर है क्योंकि वो पूरी फाइल को एक साथ रीड करके एक साथ एरर मैसेजेस दे देता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है और क्योंकि एग्जीक्यूशन भी करता है तो इसका काम कंपैरेटिवली स्लो होता है। मेमोरी रिक्वायरमेंट जो है कंपाइलर की वो हाई होती है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। क्यों? क्योंकि कंपाइलेशन के केस में एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है जो कि डिस्क पर सेव होता है, और इंटरप्रेटर के केस में लाइन बाय लाइन ही एरर प्रोड्यूस होती है, लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूशन होता है, तो कोई ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं होती। अब यहाँ पर एरर डिटेक्शन जो है वो कंपाइलर में डिफिकल्ट है। क्यों भाई? आपने 50 लाइंस का कोड एक साथ चेक किया, कंपाइल किया और एक साथ सबकी एरर बता दी, है ना। तो इतने बड़े कोड में डिफरेंट एरर्स को टेस्ट करना, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है आपको, जबकि यहाँ पर एक लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसी लाइन की एरर बताई जा रही है, तो आपको क्लियरली समझ में आता है एरर कहां पर है, तो आप उसको डिबग कर सकते हैं। डिबग का मतलब एरर को आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करना, दिस इज कॉल्ड डिबगिंग। ठीक है, तो डिबगिंग और एरर रिमूवल इज इजियर इन केस ऑफ इंटरप्रेटर एज कंपेयर टू कंपाइलर, क्योंकि यहाँ एक सिंगल लाइन के रेफरेंस में बात होती है और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम की एरर्स को एक साथ दिखाता है। फिर सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस होती हैं, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज होती हैं, कंपाइलर यूज करती हैं। जबकि जो PHP, पर्ल, पाइथन, रूबी, ये जो लैंग्वेजेस हैं, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट बेसिकली यूज द इंटरप्रेटर एज अ ट्रांसलेटर। तो ये कुछ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मेंशन्ड है, आप जब एग्जाम में लिखें तो ये एक दो एग्जाम्पल प्लेस करें तो वहां अच्छा रहता है। ठीक है बेटा, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। चलिए अब देखिए, अब एक और टाइप का ट्रांसलेटर है, तीसरा असेंबलर। ये क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। आप पहले ये समझ लें कि असेंबली लैंग्वेज का क्या मतलब है। देखो, सपोज मैंने लिखा शुरू में, इनिशियली जब प्रोग्रामिंग होती थी ना, तो 010101 की फॉर्म में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक होती थी जिसे मशीन लैंग्वेज कहते थे, कि भाई जो भी प्रोग्राम आप लिख रहे हो आप 0101 की लैंग्वेज में लिखो तो मशीन को डायरेक्टली समझ में आ जाएगी। लेकिन उसके बाद एक असेंबली लैंग्वेज आई जिसमें हमने क्या लिखा, इस तरह से हम लिखते थे, ऐड R1 कॉमा R2, है ना, एंड देन स्टोर R3, ऐसे करके
इन्हें हम कहते थे निमोनिक्स। क्या कहते थे? दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एज निमोनिक्स। ये किस तरह की, कहां की इंस्ट्रक्शंस है? असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस हैं। ये क्या कहता था? असेंबली लैंग्वेज क्या कहती है कि भाई आप प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज ना करके ना आपने कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज किए, जिन्हें हमने कहा निमोनिक्स, जिनकी हेल्प से हम ऑपरेशंस को दिखाते हैं कि R1 R2 दोनों को हमें ऐड करना है, फिर R3 कोई अलग रजिस्टर है जिसको हमें स्टोर करना है। इस तरह से हम इनके ऑपरेशंस को शो करते थे। तो इस तरह की लैंग्वेज में लिखा हुआ जो प्रोग्राम होता है उसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो असेंबलर बेसिकली क्या है? असेंबलर वो ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। सिंपली बस आपको ध्यान रखना है, असेंबलर वो ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए ये एक मॉड्यूल है लिंकर, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लिंकर का काम क्या होता है? अभी हमने क्या कहा कि हमने बहुत सारे प्रोग्राम, सपोज मैंने बहुत सारी सोर्स फाइल या सोर्स कोड मैंने एक एक करके कंपाइल कर ली, तो क्या हुआ? डिफरेंट सोर्स फाइल है मेरे पास। देखिए आई हैव गॉट मल्टीपल सोर्स फाइल, 1 सोर्स फाइल, 2 सोर्स फाइल, 3 सोर्स फाइल, 4 अलग अलग सोर्स फाइल्स हैं। इन सबको कंपाइल करके मैंने सबकी ऑब्जेक्ट फाइल बना दी, अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल 1, ऑब्जेक्ट फाइल 2, ऑब्जेक्ट फाइल 3, ऑब्जेक्ट फाइल 4, है ना? अब लिंकर एक ऐसा प्रोग्राम है जो इन सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स को कंबाइन करेगा। जिन दीज सोर्स फाइल्स आर इंटेंड टू बी कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ये अलग अलग फाइल्स हैं जिनको हमें कंबाइन करना है, ठीक है? तो लिंकर का काम क्या है? मल्टीपल सोर्स फाइल से जनरेट हुए जो ऑब्जेक्ट कोड होते हैं उन डिफरेंट ऑब्जेक्ट कोड्स को आपस में एक जगह कंबाइन करना, और साथ साथ कुछ रन टाइम लाइब्रेरीज जिनकी रिक्वायरमेंट होती है एग्जीक्यूट करने के लिए। जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन के टाइम पर कुछ पहले से कुछ बनी हुई चीजें हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सपोज, है ना? रन टाइम पर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो कुछ कोड, कुछ फंक्शन प्रोग्राम के साथ अटैच होने जरूरी है। अगर वो प्रोग्राम में नहीं मिलेंगे तो कोड एग्जीक्यूट ठीक से नहीं हो पाएगा। उन्हें हम कहते हैं रन टाइम लाइब्रेरीज। अभी मैं कोशिश करूंगी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, अदरवाइज जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये पहले प्रोग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर लिंकर जो होता है, अब इंपॉर्टेंट बात समझने की क्या है कि जब हम ट्रांसलेट करके 0101 लैंग्वेज का कोड बना देते हैं जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ये कोड बेटा डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल नहीं होता। अगर हम कहें कि हमने 01 लैंग्वेज में मशीन कोड जनरेट कर दिया तो वो मशीन को डायरेक्टली आप कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। लिंकर वो मॉड्यूल है जो उस मशीन कोड को रन टाइम लाइब्रेरीज के साथ कनेक्ट करके, कंबाइन करके एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करता है। ये ध्यान रखना है, जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन के बाद ऑब्जेक्ट रिलेटेड ऑब्जेक्ट फाइल्स जो होती हैं उनको रन टाइम लाइब्रेरीज के साथ मर्ज करके, कंबाइन करके एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम या एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करने का काम किसका होता है? लिंकर का होता है। तो देखिए, इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल्स जनरेटेड बाय अ कंपाइलर एंड देन कंबाइंस देम इनटू वन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तो जब हम एक पूरे प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करके करेंगे ना, तो वहां पर ये लिंकिंग का एक स्टेप आएगा जिसकी हेल्प से आपको समझ आएगा इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली होता क्या है कि सोर्स प्रोग्राम को पहले ऑब्जेक्ट कोड में चेंज किया, ऑब्जेक्ट कोड को फिर रन टाइम लाइब्रेरीज के साथ किसने कनेक्ट किया? लिंकर ने, और फिर क्या बनाया? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, जो कि एक्चुअली रन होगा और वहां से हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए, यहां पर अगली यूनिट जो है उसका नाम है लोडर। अब लोडर क्या काम करता है? देखो बेटा, अभी जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जब हम कंपाइलर की बात करते हैं तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक कोड को, सोर्स कोड को लेगा और उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। अब वो जो ऑब्जेक्ट कोड, मैंने आपको कहा कि वो जो ऑब्जेक्ट कोड बना वो कहाँ बना? ऑब्जेक्ट कोड नाम की एक फाइल बनी, है ना? वो फाइल हार्ड डिस्क पे चली गई। अब जब हम कह रहे हैं कि हम किसी कोड को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए कोड को कहाँ होना चाहिए? रैम में होना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूट कौन करेगा? प्रोसेसर, और प्रोसेसर किसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है? रैम के। तो हमें एक मॉड्यूल ऐसा चाहिए, एक स्टेप इसके बीच में ऐसा होगा कि जो कोड आपने बनाया, ऑब्जेक्ट कोड जो कंपाइलर ने जनरेट किया, उसे हार्ड डिस्क से उठा के रैम में लेके आए। तो वो जो यूनिट होती है, वो जो मॉड्यूल होता है, उसको हम कहते हैं लोडर। तो लोडर एक ऐसा प्रोग्राम है
जो ऑब्जेक्ट कोड जो डिस्क पर सेव्ड है उसे उठा के वो रैम में लोड कर देता है, जिससे प्रोसेसर को वो मिलता है और प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करके आउटपुट जनरेट कराता है। तो क्या हुआ, लोडर इज अ प्रोग्राम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम which loads the executable from the disk into the primary memory for execution। इस फिगर से आपको ये चीज थोड़ी सी क्लियर होगी। देखिए चलिए, दिस इज आवर सोर्स कोड, जो हमने प्रोग्राम बनाया वो सोर्स कोड सबसे पहले कहाँ गया, कंपाइलर के पास गया, कंपाइलर ने उसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट किया। अब ये जो ऑब्जेक्ट कोड है ये कंप्लीटली एग्जीक्यूटेबल नहीं है, इसे एग्जीक्यूटेबल कौन बनाएगा, लिंकर। कैसे, कुछ एडिशनल फाइल्स हैं जो इस ऑब्जेक्ट कोड के साथ रन टाइम पर एसोसिएट की जाएंगी। जब वो फाइल्स इसके साथ एसोसिएट हो जाएंगी तो ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो फाइल लोडर की हेल्प से मेमोरी के अंदर लाई जाएगी। मेमोरी में जब वो आएगी तो प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करके आपके प्रोग्राम का रिजल्ट जनरेट कराएगा। तो ठीक है बेटा, इस तरह से आपको सारे ट्रांसलेटर्स पढ़ने हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर क्या होते हैं। उसके बाद दो प्रोग्राम्स हैं, लोडर और लिंकर, इनके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ जाता है। ये इनका फ्लो है, इस तरह से वो काम करते हैं। चलिए, these are the previous year questions that has been asked from this topic। like पहला क्या है, डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड सूडो कोड, जो मैंने मेंशन किया हुआ है अलग से। डिफरेंशिएट बिटवीन एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम, एल्गोरिथम और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, या अब जैसे ये लिखा हुआ है, राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। ये इस तरह से एल्गोरिथम हम जब लिखना सीखेंगे, धीरे धीरे मैं प्रोग्रामिंग कराऊंगी आपको, डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स बनवाऊंगी, तब आपके लिए ये एल्गोरिथम्स लिखने आसान रहेंगे। ठीक है, तो एक एक करके दोबारा हम इन्हें रिविजिट करेंगे और डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम डिजाइन करना सीखेंगे। फिर देखिए, व्हाट इज एन एल्गोरिथम एंड राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स। एक एल्गोरिथम क्या होता है और एक एल्गोरिथम लिखने के लिए आया हुआ है ना। तो ये एल्गोरिथम भी अभी हम लिखेंगे, हम लिखना सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यही डिस्कस करूंगी कि डिफरेंट एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। फिर है राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भी हम पढ़ेंगे, वेदर द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो यहाँ ये सारी बातें हैं कि आपको एल्गोरिथम लिखने के लिए एग्जाम में आता है, आपको मल्टीपल चीजें सीखनी है, उनके लॉजिक डेवलप करने हैं और फिर उनको एल्गोरिथमिक फॉर्म में लिखना है। इस तरह से इन सब चीजों की पिक्चर एक एक करके क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब हम एल्गोरिथम हमने सीख लिया, एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कितने टाइप के एल्गोरिथम हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखेंगे कि अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम हम कैसे जनरेट करेंगे। वैसे तो जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें मैं आपको इफ एल्स, लूप्स, बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगी, तो वहां से जो आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो एल्गोरिथमिक डेवलपमेंट आपको इजीली समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि वो सब चीजें पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक प्रोग्राम्स के या बेसिक प्रॉब्लम्स के एल्गोरिथम पहले डिस्कस कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीपल काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स को जनरेट करेंगे और पढ़ेंगे कि डिफरेंट फ्लो चार्ट्स हम उनके कैसे बना सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए बेटा। थैंक यू।